वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। कृतिका भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक का यह चैप्टर नंबर जो 5वां है, वो आपका अंतिम पाठ है। इस पाठ के बारे में हम जानकारी हासिल करने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ इस पाठ के लेखक का नाम है पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी। पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी, इनका जन्म सन 1911 में लाहौर के करतापुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। विज्ञान स्नातक होने के बाद जब वे एमए कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और सन 1930 और 1934 ईस्वी सन तक कारागार में रहे। बाद में एक वर्ष इन्हें घर में ही नजरबंद रहना पड़ा। सन 1943 और 46 ईस्वी सन में इन्होंने सेना में भर्ती होकर असम बर्मा सीमा पर और युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब पश्चिमोत्तर सीमा पर एक सैनिक के रूप में भी सेवा का कार्य किया है। 1955 में वे यूनेस्को की वृत्ति प्राप्त कर यूरोप चले गए। सन 1943 ईस्वी सन में तार सप्तक का प्रकाशन करके हिंदी विधा में नवीन आंदोलन चलाया। इनके उपन्यास और कहानियां उच्च कोटि के हैं। पत्रकार के रूप में इन्हें पर्याप्त सम्मान भी मिले हैं। लेखक के द्वारा कौन कौन सी साहित्यिक विधाएं लिखी गए हैं, उस पर थोड़ा हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। उन्होंने साहित्यिक विधा में निबंध संग्रह भी लिखे हैं। आज जो हमारा पाठ है वह भी एक निबंध संग्रह से लिया गया है। निबंध संग्रह के नाम है त्रिशंकु, आत्मनेपथ, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागज कौर, अरे यायावर रह गयात, एक बूंद सहसा उछली। इसके बाद समीक्षा ग्रंथ है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तार शब्दों की भूमिकाएं। उनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रहों के नाम है परंपरा, विपतगा, शरणार्थी जयदोल, कोठरी की बात, तेरे प्रतिरूप, उमर वल्लरी, ये इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास कुछ इस प्रकार है। नदी के द्वीप, शेखर एक जूनी, अपने अपने अजनबी। आप शेखर एक जूनी आपने सुना होगा नाम है, बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास रहा है इनका। इन्होंने उत्तर प्रियदर्शी नाम से नाटक भी लिखे हैं। उनके काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, अरे ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रोंदे हुए से, सुनहरे शैवाल, बाबरा अहेरी, इत्तेलम, कितनी नावों में कितनी बार, पूर्वा। ये इनकी काव्य संग्रहों के नाम है। इसके अलावा भी अगर आप इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नेट पर सर्च कर सकते हैं, तथा आपके किताब में अंतिम पेजों पर सारे लेखकों की जानकारी विस्तार से दी है। अब हम हमारे पाठ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके सारांश के बारे में जान लेते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है मैं क्यों लिखता है। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है। अब देखिए, जब बहुत सारे साहित्यकार या लेखककार, कलाकार किसी भी कृतियों को लिखते हैं तो उसके पीछे लिखने का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि लेखक क्यों लिखता है। कोई भी जो लेखक होता है वो लिखना क्यों चाहता है, उसके पीछे क्या कारण है, लेखक क्यों लिखता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो रहे थे कि इसके लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है। आगे का यह जो निबंध है मैं क्यों लिखता हूँ, यह भी उसी बहस से जुड़ा हुआ है। अज्ञे ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। अब देखिए, लेखक
जब इस बातों पर चर्चा करता है पाठ में, तब लेखक इस निबंध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी रचनाकार जो कुछ भी लिखता है लेखन शैली के रूप में, वह उनके आंतरिक या भीतरी विवशता के कारण ही लिखता है। लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो जाता है। अर्थात जब तक कोई भी कलाकार, कोई भी रचनाकार उनके आंतरिक या अंतर्मन में जो विवशता होती है, जो व्याकुलता है होती है, जब तक वो कुछ कागज पर लिखते नहीं है, तब तक उनकी वह आंतरिक व्याकुलता या भीतरी विवशता से वह मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए लेखक कहते हैं कि लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। आगे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अब देखिए, रचना निर्माण होने के पीछे हर किसी के अलग अलग अनुभव होते हैं, हर किसी के अलग अलग राय होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने अपने अनुमान के अनुसार या अपने राय के अनुसार बताया कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति के रूप में, अब देखिए अनुभव और अनुभूति इन दो शब्दों का क्या अर्थ है, क्या दोनों एक दूसरे से अलग है? तो लेखक का मानना है कि अनुभव जो हम रोज जीवन में देखते रहते हैं, अनुभव भी करते हैं उसका, लेकिन जब तक वह अंतर्मन में हमें पीड़ा नहीं होती, व्यथा नहीं होती, दर्द को हम महसूस नहीं करते, तब तक हम उसकी अनुभूति नहीं लेती। तो जब प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तब भी किसी भी रचना की निर्मित हो सकती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अब देखिए, अनुभूति के लिए अर्थात किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए उस अनुभव के दर्द को समझना, अर्थात अनुभूति को समझने के लिए अनुभव होना आवश्यक है। लेकिन आगे लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अब हमारे जीवन में तो कितने अनुभव आते हैं, तो प्रत्येक अनुभव को हम पीड़ित या दर्द से या संवेदनशील होकर महसूस नहीं कर सकते। तो अनुभव को हम ऐसे कह नहीं सकते कि हर अनुभव हमारी अनुभूति होती है। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होती है। अब देखिए, किसी भी कलाकार की, किसी भी रचनाकार की कलात्मक अनुभूति कब रूपांतरित होती है, कब निर्मित होती है? जब कोई भी अनुभव जब अनुभूतित होकर वह संवेदनशील अनुभव बनता है, या भाव जगत पूरा किसी भी रचनाकार का या लेखक का या कलाकार का भाव जगत संवेदना का हिस्सा बन जाता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति बन सकती है। अगेन जी ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपने इस बात को भी स्पष्ट किए है। तो बच्चों, अब तक हमने इस लेखक के बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल की, और जो हमारा पाठ है कि मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ का सारांश भी हमने जान लिया है। तो आगे हम इस पाठ के परिच्छेदों के द्वारा इस पाठ को हम समझते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ, और जिसके लेखक है अज्ञे जी। अब देखिए, हमारे पाठ का जो शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ, उस शीर्षक के बाद प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है। तो इसे ही पता चलता है कि यहाँ पाठ का जो शुरुआत जो है वह भी प्रश्न से हुआ है, और पाठ का जो शीर्षक है वह भी प्रश्न के द्वारा ही पूछा गया है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो लेखक के मन में भी यही प्रश्न, यही सवाल बार बार आ रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है। अब देखिए, यह जो पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, ये लेखक अज्ञे जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। और जब हिंदी साहित्य सम्मेलन में बहुत सारे लोगों में यह चर्चा हो रही थी कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, उसके पीछे लिखने का क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या कारण होते हैं किसी भी लेखक को लिखने का, तब लेखक के मन में भी यह सवाल आ गया कि आखिरकार मैं भी क्यों लिखता हूँ। अब देखा जाए तो पढ़ने में भी और सुनने में भी यह सवाल बहुत ही आसान लगता है। तो लेखक ये कहते हैं कि यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है। अब देखिए,
एक तरफ लेखक कहते हैं कि यह प्रश्न तो बहुत ही आसान है, सरल है, लेकिन अगर दूसरी तरफ इस प्रश्न पर अगर हम विचार विमर्श करते हैं तो यह उसका उत्तर देना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर अगर देना होगा, और कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो सच्चा उत्तर है वो लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों पर है। अब जो लेखक, और हर लेखक के लिखने के विषय अलग होते हैं, लिखने के उद्देश्य अलग होते हैं, लिखने की शैली भी अलग होती है, तो यह हर लेखक के, हर कलाकार के, हर रचनाकार के आंतरिक मन पर डिपेंड होता है। अब देखिए आंतरिक जीवन पर, जीवन के स्तरों पर डिपेंड होता है या उससे संबंध रखता है। अब आंतरिक जीवन से हमें क्या अर्थ लेना है कि अब देखिए हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन के स्तर अलग अलग होते हैं। अब देखिए जीवन तो हर किसी के अलग अलग होते हैं। एक तो हमारा सामूहिक रूप में जो जीवन होता है, सामाजिक जीवन भी हम उसे कहते हैं, वह अलग होता है, लेकिन हमारा आंतरिक जीवन जो होता है वह भी अलग होता है कि हमारे वैयक्तिक राय होते हैं, हमारे वैयक्तिक कुछ तत्व होते हैं, कुछ नियम होते हैं, हमारे अंतर्मन से संबंधित कुछ अलग, हमारे जीवन में अलग दिशाओं में हम सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने जीवन के जो दो स्तर बताए, एक सामाजिक जीवन और एक आंतरिक जीवन। अब देखिए सामाजिक जीवन में जब हम जीवन यापन करते हैं तो उस समय हम समाज में बहुत सारी चीजों को छिपा सकते हैं। जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं किसके साथ, तो हम ऊपरी तौर से उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं। अगर हमें मन में अगर उनसे बात करने की भी इच्छा नहीं है, फिर भी हम ऊपरी तौर से उनसे संबंध रख सकते हैं। लेकिन आंतरिक जीवन का ऐसा नहीं होता है कि जब कोई भी कलाकार या लेखक लिखता है तो उसका अंतर्मन, उसके संवेदनाएं, उसके भावनाएं जिस प्रकार की होंगे ना, वह सारा भावनाएं, उसकी संवेदनाएं, वह उसकी लेखन कला में प्रकट होता है। जैसे कि देखो ना, हम देखते हैं कि बहुत सारे लेखकों ने आशावादी दृष्टिकोण के लेसन लिखे हैं या कविताएं लिखा है। कोई लेखक ने निराशावादी कविताओं को लिखा है। तो जिसका अंतर्मन में जैसी संवेदना होगी, जैसी भावनाएं होगी और जैसे अनुभव उनको आए होंगे, तो उसके अनुसार वह लिखते हैं। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि यह इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। अब देखिए हर लेखक के वो क्यों लिखते हैं, इसके पीछे के जो आंतरिक जीवन के स्तरों के जो अगर हम उत्तर ढूंढना खोज लेते हैं तो उन सारे चीजों को हम संक्षेप में किसी वाक्य में हम बांध नहीं सकते, क्योंकि वह पर्सनल जो अनुभूति होती है, वैयक्तिक जो अनुभूति होती है, वह अमर्यादित होती है। उसे संक्षिप्त में हम नहीं कह सकते हैं और नहीं उसे वाक्यों में बांध सकते। कभी कभी बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं हमारे पास कि हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम उसे वाक्यों में बांध नहीं सकते हैं, और वह वाक्य में बांधना भी बहुत कठिन होते हैं, आसान नहीं होते हैं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। अब स्पर्श किया जाए का अर्थ क्या है कि देखो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते हैं जो हम क्या करते हैं, लेखक भी अपने जीवन के अच्छे प्रसंगों को, दुखद क्षणों के प्रसंगों को लिखते हैं, और उन दुखोद क्षणों के प्रसंगों को जब वो लिखते हैं तो उसमें से आशावादी स्वर होते हैं, और जब वो आशावादी स्वर जो होते हैं वो विशेष रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी होगा। कि देखो हमारे अनुभव को जब कोई दूसरे लोग पढ़ते हैं तो वह भी उस अनुभव से कुछ सीखते हैं, उनको भी उस अनुभव से कुछ जीवन जीने की प्रेरणा
मिलते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो लेखक जो भी लिखते हैं उनको पढ़कर बहुत सारे लोगों के जीवन में उत्साह बढ़ जाता है, प्रेरणा मिलती है उनको पढ़ने के बाद, और इसलिए इस तरह वह लिखित जो कलाकार की जो रचना होती है वह दूसरों के लिए उपयोगी होती है। तो बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। आंतरिक, भीतरी, मानसिक, संक्षेप, कम, स्पर्श, छूना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक एक प्रश्न पर चर्चा करे कि आखिर में क्यों लिखता हो, और इस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए बहुत ही कठिन है। आगे इस प्रश्न का उत्तर वो क्या देते हैं उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।